हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जिंदाबाद और जबरदस्त। और नॉन सर फिर से आ चुके हैं आपके पास आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट JEE और नीट के वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा समर्पण करिए वीडियो के ऊपर। शॉर्टकट्स ना लीजिए बच्चों, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये वीडियो स्किप करके 1.5x 1.2x ऐसे में देखते हैं। देखो मेरे वीडियो में तुमको 1.5x नहीं देखना है, इसमें सीधा बात इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फालतू की बात नहीं करता। तो वीडियो को पूरा डिटेल से देखो बच्चों, आना तो गारंटी है आपको, कैसे भी आना ही है पेपर्स वगैरह में। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा समझो, थोड़ा क्लियर करो, थोड़ा डाउट पूछो, थोड़ा न्यूमेरिकल्स करो, सिलेक्शन लेके जाओ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं और ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। मच्छर भी आ चुके हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज 16 लेक्चर है केमिस्ट्री का। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इतना लंबा क्यों खींचते हो? अरे भाई शॉर्टकट में जिंदगी में खत्म नहीं होती। ठीक है बेटा, तो पूरा डिटेल से पढ़ें। हालांकि एक बात बताना चाहता हूं, इसी हफ्ते हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मच अवेटेड वन। एंड हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ताकि आपको पूरा बेसिक्स एंट्रांस लेवल तक पूरा क्लियर हो जाए। एक बच्चा जो क्लास 11th में भी नहीं जानता है कुछ, उनको भी लेके जाऊंगा। कौन सा चीज चाहिए, कौन सा चीज नहीं चाहिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। लगभग हम लोग ट्राई करेंगे कि सितंबर तक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाए। जो मैंने बोला था अक्टूबर नवंबर तक पूरा कोर्स का खत्म हो जाएंगे। चलिए समय ना वेस्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ओके, डोंट स्ट्रिक्ट फॉर एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन किस चीज का होगा, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा चीज क्वालिटेटिवली आपको कहां पर डिपॉजिट होंगे एनोड या कैथोड पे, इसके ऊपर भी डॉन से बात करने वाले हैं आज। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला चीज आज का है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन जब आप बोलेंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, पहले तो मैं एक बात बताता हूं। देखो, जब आप डाइल्यूट NaCl यूज कर रहे हो, अब आपको ज्यादा जानना, मतलब बहुत डिटेल से आपको ये नहीं जानना है कि कौन सा क्या होगा, आपको ये जानना है कि कहां पर क्या प्रोडक्ट होंगे, कौन सा रिएक्शन होगा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो डाइल्यूट NaCl मतलब ऑलरेडी Na+ की कंसेंट्रेशन ड्रॉप में है और Cl- की कंसेंट्रेशन भी ड्रॉप में है। पहला पॉइंट भी ये। अब पिछले बार अगर आपने मेरा वीडियो को पूरा ठीक से देखा होगा, आपको मैंने बताया था कि कंसेंट्रेटेड NaCl के साथ आप अगर काम करो तो आपको पता चलता है वहां पर एक ओवर वोल्टेज की कंडीशन हो जाती थी। वाटर जीतना चाहिए था लेकिन वाटर जीतता नहीं था, Cl- जीतते थे। इस बार बिकॉज ऑफ द डाइल्यूट NaCl, Cl- is going to lose the competition. It is going to lose the competition. तो क्या होगा अगर Cl- जीतेंगे? देखो कैथोड में क्या होगा था, कैथोड में तो कुछ हुआ नहीं था बेटा। आपके पास Na+ के साथ किसके कॉम्पिटिशन थे? पानी के कॉम्पिटिशन थे। तो वहां पर पानी जीत गया था बेटा, पानी ने इलेक्ट्रॉन ले ली थी और हाइड्रोजन गैस के साथ OH- का लिबरेशन भी हुआ था। ये आपका पक्का रिएक्शन था बच्चों। इफ यू आर नॉट क्लियर वी कैन आल्सो डिस्कस। यहाँ पर चार होंगे, इधर 2 हो जाएंगे बच्चों और इधर आपके 4 हो जाएंगे। चलो, ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी मैंने बता दी। इसका कंपटीशन किसके साथ था बच्चा? Na+ एक इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na, लेकिन हमको पता था कि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इससे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बेटर है। मैंने बताया था इसकी वैल्यू लगभग -2.71 वोल्ट है बेटा, और इसकी वैल्यू लगभग -0.83 वोल्ट थी बेटा, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, और कौन जीतता है कंपटीशन? आपका कैथोड। ये कैथोड वाला कंपटीशन आपका जीत जाता था। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, पिछले बार के जैसे एग्जैक्टली सेम है। हालांकि एनोड में हो गई अब नाटक। एनोड में टेक्निकली एनोड में क्या होना चाहिए था, जैसे कैथोड में हुआ है, एनोड में क्या होना चाहिए कि वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और बन जाता है ऑक्सीजन गैस, 4H+ भी आ जाता है बेटा और 4 इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट हो जाते हैं। इसका कंपटीशन था Cl- के साथ, जो कि खुद भी क्लोरीन गैस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों में हम लोगों को क्या पता चला कि नॉर्मली वाटर की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, जिसके कारण केमिकली काइनेटिकली आपका क्या होता है, यहाँ पर वाटर हार जाता है और Cl- जीत जाता है। ये कंडीशन कंसेंट्रेटेड के लिए। डाइल्यूट में होता क्या है कि इसकी भी वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण इसको नहीं, इस बार ये वाला रिएक्शन चलेगा। तो इस बार एनोड में क्या चलेंगे?
वाटर वाले रिएक्शंस, कैथोड में भी क्या चलेंगे, वाटर वाले रिएक्शंस। अब हुआ क्या, जो आपका मेन सॉल्यूट था NaNCl, दोनों ने कुछ काम किया ही नहीं। इन दोनों में Na+ की भी रिएक्शन नहीं हुई बेटा और Cl- की भी रिएक्शन नहीं हुई। अब इन दोनों में Cl- और Na+ के रिएक्शंस ना होने के कारण होता क्या है, वी विल नॉट से दैट हियर अ प्योर इलेक्ट्रोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस। यहां प्योर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बेटा? एक ही रीजन है, बिकॉज नीदर Na+, ना तो सोडियम प्लस नॉट Cl- is undergoing a chemical reaction. तो क्योंकि सोडियम प्लस भी अपना केमिकल रिएक्शन नहीं कर पा रहा है या Cl- भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। एंड अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की करना जाए तो आपको खुद भी पता है बेटा कि आप दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करो टेक्निकली, इफ यू स्टार्ट एडिंग अप द बोथ द रिएक्शंस, आपने ये देखा होगा, वो देखा, बहुत सारी चीजें हैं, तो दोनों को अगर रिएक्शंस को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब कुछ जो भी कुछ करना है, आप ऐड करने के बाद आपको ये चीज में कंफर्मेशन हो जाती है कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो आपको फाइनल रिएक्शन क्या मिलता है, दो वाटर आपको ऑक्सीजन गैस और दो हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज टेकिंग प्लेस। इससे कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स भी आपको जानना है बेटा, मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पहला पॉइंट लिख लो बेटा, क्योंकि अभी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस चलेंगे तो हम लोग वाटर के चीजों के ऊपर काम करेंगे, हम लोग Na+ और Cl- के ऊपर काम नहीं करेंगे बेटा। क्यों काम नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों ने कुछ किया ही नहीं। ऐसे तो Cl- जितना चाहिए था, थर्मोडायनेमिकली भी फिजिबल थी थोड़ा बहुत और काइनेटिकली भी फास्ट था, लेकिन अब हार चुका है। अब क्यों हार चुका है मैंने फिर से बता दिया है आपको कि इस बार रीजन क्या है कि आपकी डाइल्यूट NaCl चल रही है, ठीक है, उसके कारण वाटर जीत गया। तो पहला पॉइंट ये हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन कंसीडर इट टू बी 1। अब अगर ये सही है, अगर आपने पॉइंट लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, वीडियो को पॉज करते करते आप लिखते जाइए हमेशा, ठीक है। तो कुछ और चीज हम लोग अभी इसका डिस्कस करेंगे। हो गया बेटा? तो अगर आप इक्विवेलेंस को पकड़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इक्विवेलेंट की रेशियो है वो है 1:1। इक्विवेलेंस की रेशियो तो हमेशा 1:1 ही होनी है ना बेटा, क्या ये बदलेंगे? नहीं, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आर ऑलवेज सेम, मतलब रेशियो आपकी 1:1 है। तो मोल की रेशियो क्या आएंगे? मोल, ये तो इक्विवेलेंस की रेशियो हो गई बेटा, अभी मोल की रेशियो क्या आएंगे? आप बताओ बेटा क्या होगा, थोड़ा सोचो ना। मोल की रेशियो क्या है? 2 मोल H2 गैस है, 1 मोल O2 गैस है, तो मोल रेशियो क्या होगा? 2:1। चलो 2:1 हो गया इसका हो गया 2:1। अब मास रेशियो क्या होगा बेटा? ये सब भी पूछते हैं, बहुत बच्चों कुछ भी पूछ सकते हैं। मास रेशियो इनमें होंगे 1:8। ऐसा क्यों हुआ बताता हूं। अगर मोल रेशियो है 2:1, इसका मतलब फॉर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ? 2 moles of hydrogen gas is in composition with 1 mole of oxygen gas। अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 4 ग्राम बेटा, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो बताओ मास की रेशियो कितनी होगी? आप यहाँ पर काटो आराम से, आपको मिल जाएगा 1:8। यही तो बता रहा हूं मैं यहाँ। तो मास की रेशियो आपको क्या मिल चुका है बेटा? 1:8, ठीक है। और जो भी मोल का रेशियो होगा वो भी वॉल्यूम का भी रेशियो होगा बेटा। तो वॉल्यूम रेशियो इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2:1। ऐसा क्यों हुआ बेटा? फिर से बताता हूं, इन दोनों का रीजन है एवोगैड्रो लॉ। याद है एवोगैड्रोस लॉ बच्चों कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर दो गैस उनके मोल्स के जो रेशियो होंगे उसी के पॉइंट पे आपको मिलते हैं वॉल्यूम्स। और इसके साथ हम कनेक्टेड करते हैं गेल-लुजैक्स लॉ को कि अगर जो भी मोल रेशियो होगा वही आपका वॉल्यूम का रेशियो होगा। कंडीशन अप्लाइड बेटा, आपको वहां पर गैस ही मिलना है, दूसरा कोई आप अध्याय नहीं खोल सकते उसमें, ठीक है। तो चलो लिख लो ये वाला भी, ये वाली भी पॉइंट शायद क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। क्वेश्चन करने से पहले एक और पॉइंट लिख देता हूं। अच्छा, एक और पॉइंट अभी लिख लो, ध्यान से देखें। अभी आपको रिएक्शन में क्या पता चला कि 2 मोल ऑफ वाटर के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज भी मैं दिखा देता हूं।
चीजों को पूरा डिटेल से देखें। हाँ, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कितने खेल चलिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज बीन नाउ प्लेइंग विद, दे आर प्लेइंग विद 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 2 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब क्या है बेटा कि 1 मोल ऑफ वाटर के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कितना चार्ज, 2f चार्ज। सो फ्रॉम टुडे प्लीज गेट इट आंसर कि 1 मोल ऑफ वाटर के लिए आपको हमेशा कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेटा, 2f ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी करें। तो if they ask you for electrolysis of water, for electrolysis of 1 mole of water, of 1 mole of water कितने इलेक्ट्रिसिटी होंगे, 2f electricity is required, is used, 2f electricity is used। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है, पक्का पक्का क्लियर? चलो लिख लो, चीजों को लिखना शुरू करो बेटा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी खुद की नोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है? हो गया, चलो वीडियो को पॉज कर लो अगर समझ में नहीं आया। तो इलेक्ट्रोलाइज 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी एफ ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड? इट्स अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड्स में तो आनी ही आनी है ये चीज, ठीक है? तो अभी फिर से ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सोल्यूशन निकाल लेते हैं बेटा, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 90 बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18, कितने मोल आ गए बेटा, 5 मोल आ चुकी है, ठीक, 5 मोल आ चुकी है। अगर 5 मोल है तो नाउ 1 मोल, अभी अभी क्या पता चला, 1 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमको 2f चार्ज चाहिए बेटा। तो आप खुद बताओ 5 मोल्स ऑफ वाटर के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कितना चाहिए, 10f, बस खत्म, टाटा गुड बाय, आंसर सॉल्व। QED क्वाइट इजीली डन, इज इट क्लियर? तो आज से एक चीज तो पता चल चुका है ना बेटा कि 1 मोल ऑफ वाटर को करने के लिए 2f चाहिए थी, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो 5 मोल के लिए अगर आपको कभी कभार मैंने इसको क्यों मास में कन्वर्ट कर दिया, देखो आपको क्वेश्चन तो आपको मोल्स में ही पूछते हैं, हालांकि अगर पेपर में कुछ भी कर सकते हैं फैकल्टी, डोंट ट्रस्ट अस आल्सो, हम लोग भी आपको क्विज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेकिंग फॉर 1 मोल आप काम कर रहे हो, तो 1 मोल के लिए आपको 2f चाहिए, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, 10f, बस खत्म, लिख लो बेटा। छोटा छोटा चीज बहुत बड़ा धमाका। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। I equal to 96.5 एम्पियर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, आपके पास करंट कितना है, 96.5 एम्पियर्स की करंट है बेटा, और बोला गया है उसको एसिडिफाइड वाटर। हालांकि एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा बहुत एसिड डाला गया है ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा बहुत फास्ट हो चुके। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं बबुआ, माया 96.5 एम्पियर ये आपकी करंट है, आपको चाहिए टाइम, चलो इसका भी निकाल लेंगे। आप खुद बताओ बेटा, सिंपल चीज, मास दिया गया है हाइड्रोजन की, तो मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन इज इक्वल्स टू 4 ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4/2, दैट इज योर 2 मोल्स। इतना क्लियर है बेटा, इतना तो क्लियर होगा, 2 मोल के लिए हो गए। अच्छा, अभी हमको पता है कि अगर आप चार्ज करो तो 1 मोल के लिए कितना चार्ज, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए कितना चार्ज था, 2f चार्ज था ना। तो यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ वाटर आ गए, 2 मोल्स, सो 4, देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर कितना मिलेगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए कितना मिलेगा, 4f चार्ज, क्लियर? तो ये आपकी टोटल चार्ज है। नाउ टोटल चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम। तो टोटल चार्ज इज 4 into 96500 into I की वैल्यू कितनी है इधर, हाँ 96.5 थी, 96.5 into टाइम, यही चाहिए मेरे को, काटो इसको जमाता दी गुण के 1000 कर दो, टाइम की वैल्यू आ चुकी है बेटा 4000 सेकंड्स। याद रखना बेटा, SI यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें टाइम कितना आ गया बेटा, 4000 सेकंड, क्लियर? एकदम इजीली
पकड़ो बच्चों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना, चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने से अच्छा भी नहीं लगता। डन 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 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड। ओके, कितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, वॉल्यूम एट 180 एंड 273 केल्विन। चलो 22.4 का खेल खेल सकते हैं। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर बाय पासिंग अ करंट ऑफ 193। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ, आपको यहाँ पर फिर से करंट पास किया गया है, करंट की वैल्यू कितनी है 193 एम्पियर्स। क्या आ गया था, कुछ गलती हो गई, सॉरी। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 193 एम्पियर्स। टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा 1000 सेकेंड्स। अच्छा आपको क्या चाहिए अभी, आपको क्या चाहिए वॉल्यूम। चलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पे टूट पड़ना है, दैट इज आई इंटू टी बाई 96500। ये तो आपको फॉर्मूला आता ही आता है। तो 193 इंटू 1000 बाई 96500 5 कितनी इक्विवेलेंस 2 इक्विवेलेंस। बस इक्विवेलेंस 1 सेकंड में निकल गया बेटा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकल जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। सो द नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय द एन फैक्टर। अब क्योंकि ये गैस है वो भी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की एन फैक्टर कितनी थी 4 बेटा, याद है। तो 2 को 4 से डिवाइड करो, आपको कितना मिल जाएगा हाफ मोल। अब 1 मोल ऑफ O2 की वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स। कितना मिला बेटा हाफ मोल। देयरफॉर हाफ मोल ऑफ O2 गैस की वैल्यू हो जाएंगे 11.2 लीटर्स। न्यूमेरिकल्स को बहुत कॉम्प्लेक्सिफाई से किया जाता है बेटा, आई डोंट नो व्हाई दे हैव बीन कॉम्प्लेक्सिफाइड बाय मेनी टीचर्स। हम लोग वो नहीं करने वाले हैं, हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे आज तो स्लाइड से बड़े बड़े बेटा। हाँ आज तो लंबा खींचेगा क्लास, आज तो क्लास लंबा खींचने ही वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्क्यूरी कैथोड। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE, बोर्ड्स के लिए नहीं, ठीक है। ये नीट और JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अभी एक बात बोलते हैं। तो एनोड में कौन, अच्छा यहाँ पर कुछ मेंशन किया है क्या, इज देयर एनीथिंग मेंशन अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, ये सब कुछ मेंशन नहीं है। सो एक पॉइंट मैं साइड में आपको एक मार्क पॉइंट कर देता हूं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ nothing is mentioned, then take concentrated case, then take concentrated solutions। ये याद रखना, if nothing is mentioned then always take concentrated cases, और कुछ नहीं। now anode, एनोड में Cl माइनस एंड वाटर के कंपटीशन में कौन जीतेंगे, Cl माइनस जीतेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर कंसेंट्रेटेड केस अगर कुछ ना मेंशन हो तो कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है, Cl माइनस जीतेगा ही, वाटर नहीं जीतेगा। वाटर सिर्फ डाइल्यूट केस में जीतता है, Cl माइनस कंसेंट्रेटेड केस में इसलिए जीतता है क्योंकि वाटर की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। अच्छा Cl माइनस जीतते ही आपका क्या बन जाएगा बेटा Cl2 गैस, ठीक है। ये तो हम लोग समझ में आ चुके हैं, तो ये हम लोगों का रिएक्शन हो जाएगा। अभी कैथोड पे चलते हैं। अभी इंटरेस्टिंग चीज कैथोड है। अच्छा एक चीज, एनोड तो प्लेटिनम से ही बना हुआ है, इसका मतलब क्यों, ओनली मर्क्यूरी इज प्रेजेंट इन द कैथोड, मतलब प्लेटिनम इज स्टिल द एनोड। ये भी याद रखना, पूछेंगे बेटा पेपर्स में। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूजिंग मर्क्यूरी कैथोड, हु इज द एनोड, इट्स स्टिल प्लेटिनम। या कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्यों बेटा, ये तो मेंशन नहीं की ना कि जो कैथोड सॉरी एनोड है वो आपको मर्क्यूरी से बनाएगी, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है और होगा भी नहीं, पेपर्स में आएंगे भी नहीं। चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करके अगर हम लोग बार बार चीजों को पूरा स्ट्रेंटिफाई करना चाहते हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी सिंपल इन थिंकिंग। ओके नाउ कैथोड आ गई। अब कैथोड में क्या होता है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम बनाता है, हम सबको पता तो है, लेकिन ये होता नहीं है रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसकी SRP कम होती है, इसकी SRP नॉर्मली इज लेस। और वाटर की जो इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है।
तो इन दोस केसेस ये रिएक्शन होना चाहिए, बट सोडियम एंड मर्क्यूरी हैव हाई attraction, have high affinity, इस affinity के कारण they form amalgams. This is nothing but an amalgam. So what is an amalgam बच्चा? कोई भी एक मेटल के ऊपर या कोई भी एक सिस्टम के ऊपर अगर आप मर्क्यूरी को ऐसे चिपका दो या कोटिंग करो या पेंटिंग करो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? amalgams. Don't forget this, okay? साउंड तो ठीक से आ रहा है, हाँ ठीक है. So they are nothing but they are called as what? Amalgams. ठीक है बेटा? Okay, they are called as amalgams. Now, सोडियम मर्क्यूरी amalgam, अभी इसका एफिनिटी ज्यादा है तो क्या होगा? अभी देखते हैं क्या होगा. कुछ होगा? बहुत कुछ होगा बेटा, बहुत कुछ. तो सोडियम has got high affinity towards mercury. तो this time sodium plus ion gets reduced. ये एक्सेप्शन नाम सोचना बेटा, हर चीज हर फैकल्टी इन सब चीजों को एक्सेप्शन बुलाता है. मैं नहीं बुलाता, मैं कभी भी किसी चीज को एक्सेप्शन नहीं बुलाता. हर चीज का एक रीजनिंग होती है, लॉजिक होती है. ऐसा ही फलाना ठिकाना कोई भी चीज बोलेंगे कि ऐसा नहीं है. वी आर साइंस स्टूडेंट, वी हैव टू गेट इनसाइड द लॉजिक. ओके, देयर इज नो लॉजिक देन इट इज ओनली मैजिक. ठीक है, कभी भी किसी चीज का लॉजिक ना हो इसका मतलब वो मैजिक है. दिस टाइम सोडियम प्लस इज गेटिंग रिड्यूस. व्हाई इज गेटिंग रिड्यूस बच्चा? Why it is getting reduced? Because एक ही बात है बेटा, सोडियम की मर्क्यूरी के साथ एफिनिटी ज्यादा है तो वो रिएक्शन ज्यादा करने के लिए कोशिश करेगा. वो कैथोड के साथ आराम से क्रॉस वेरीफाई करेगा इसमें. तो सोडियम प्लस नाउ विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सोडियम सॉलिड. ये रिएक्शन चलेगा आपका बढ़िया से. और जो सोडियम है ना वो मर्क्यूरी के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा? सोडियम मर्क्यूरी अमलगम. ये चीज बन जाता है. तो कभी एक बार जेई में पूछा भी गया था कि व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम मर्क्यूरी अमलगम प्रोड्यूस. ये सब चीज आपको पूछ सकते हैं. पूछने का क्या है, कुछ भी करो. देखो एक चीज है यहाँ पर, डिस्चार्ज होने की जो पोटेंशियल है इसमें सोडियम की कम हो चुकी है इन द प्रेजेंस ऑफ वन. अब ये भी लिख सकते हो, कई ऑप्शंस में ये भी देख सकते हो कि द डिस्चार्ज वोल्टेज या पोटेंशियल, मतलब अटैच या लिबरेट होने का जो वोल्टेज और पोटेंशियल for sodium plus is greater मतलब इसका बहुत ज्यादा वो मन कर रहा है. ठीक है, in presence of in comparison to water in presence of what? mercury. तो बिना मर्क्यूरी का वो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया, लेकिन जब मर्क्यूरी आ गया तो मर्क्यूरी साक्षात भगवान के जैसे रूप में आए और सोडियम प्लस का रिएक्शन करवा दिया. जो सोडियम कभी भी रिएक्शन नहीं करता था, ना तो डाइल्यूट में ना तो कंसंट्रेटेड में, मर्क्यूरी कैथोड आने के समय पे ही वो अपना पावर दिखाने के लिए रेडी हो चुका है. ठीक है बेटा, तो लिख लो ये भी, एमलगम्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है बेटा. क्लियर? पक्का हो गया ना? चलो एक और बात तो बोलता हूं अभी. द रूल ऑफ चेंज इन पीएच, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल पॉइंट है. द रूल ऑफ चेंज इन पीएच बहुत बच्चों में ये पूछा जाता है. आप प्रीवियस ईयर्स के कहीं भी क्वेश्चन उठाओ, आपको देखा जाएगा कि व्हाट इज द चेंज इन पीएच व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl इज डन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस इज डन, ये वो बहुत सारी चीज पूछेंगे. अब एक कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. पहला, for change in pH, either only at anode or only at cathode oxidation or reduction of water will take place. मतलब क्या बता दो, सुनो. अगर आपको पीएच की चेंज देखनी है तो उसके लिए एक ही प्रीमियर कंडीशन है बेटा कि या तो खाली एनोड में ऑक्सीडेशन होगा या तो खाली कैथोड में. वाटर का या तो खाली ऐसा हो कि दो इलेक्ट्रोड्स चल रहे हैं, एनोड एंड कैथोड. तो जो एनोड है इसमें खाली वाटर का रिएक्शन चल रहा है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट का चल रहा है, तब होगा चेंज पीएच. नहीं तो या तो कैथोड में हो रहा है, एनोड में किसी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का हो रहा है, तब भी होगा पीएच. ठीक है. हालांकि
फॉर नो चेंज इन पीएच, फॉर नो चेंज इन पीएच, इसके लिए कंडीशन क्या है बताओ, आइदर वाटर टेक्स प्लेस एट बोथ एनोड एंड कैथोड, बोथ एनोड एंड कैथोड, और नो रिएक्शन एट ऑल, और नो रिएक्शन एट ऑल। इसका मतलब क्या है बताता हूं सुनो, या तो एनोड या कैथोड में दोनों के ही रिएक्शंस होंगे, मतलब इधर भी ऑक्सीजन गैस सॉरी वाटर का रिएक्शन चल रहा है एनोड में और कैथोड में भी चल रहा है, दोनों में अगर चल रहा है तब कोई चेंज नहीं होगा, नहीं तो कोई किसी में भी आपका वाटर का रिएक्शन नहीं है तो वहां पर भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इस बार पूछूं, अब इस केस में अगर मैं पूछना चाहूं तो इसमें इस बार ये तो एक्सपेक्ट किया था लेकिन ये जीत गया था बेटा, और यहां पर भी Cl माइनस चल गया था, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इन दिस केस इज देयर एनी चेंज इन पीएच, देयर इज नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में ना तो एनोड में वाटर का रिएक्शन हुआ, ना तो अल्टीमेटली जाके कैथोड में रिएक्शन हुआ, ये तो हुआ ही नहीं क्योंकि सोडियम जीत चुका है। एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक केस, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक केस बिकॉज, अच्छा रुको बता, यहां पर एक और एडिशनल पॉइंट बता देता हूं बेटा कि दिस इज अ प्योर इलेक्ट्रोलाइसिस या परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा यहां पर आपने परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों बताया, बताता हूं। सॉल्यूशन के इसके बने थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, NaCl का, यहां पर Na+ आयंस भी थे और Cl- भी थे। अभी इसका भी हुआ है, ये भी रिएक्शन कर चुका है बेटा एनोड सॉरी कैथोड में, इसका रिएक्शन, और Cl- का भी हुआ था इस बार, क्योंकि मैंने यहां पर क्या ली थी बेटा, कंसंट्रेटेड कंडीशंस में आपके Cl- के रिएक्शन हो रहा है और Na+, मतलब इस बार जो सॉल्यूशन बना NaCl जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाहते थे, उसमें दोनों कैटायन एंड एनायन ने पार्टिसिपेट की, दोनों ने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तब जाके ये कंफर्मेशन हुआ। ओ क्योंकि ये कंफर्मेशन हो चुका है कि दोनों कैटायन एंड एनायन इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, पक्का यही बात होनी है कि सर ये एक परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है। पूरा क्लियर है बेटा? इसके साथ मैंने क्या ऐड कर दी कि अगर पीएच का चेंज आप देखना चाहते हो तो या तो आइदर एट एनोड और ओनली एट कैथोड, नहीं तो अगर चेंज नहीं देखना चाहते हो सो आइदर बोथ आर टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड और नो रिएक्शन ऑफ वाटर एट ऑल। क्लियर? पूरा क्लियर है? चलो लिख लो बेटा, चीजों को ठीक से पढ़े, आपकी क्लैरिटी जबरदस्त तरीके से आनी है। लीजिए हो गया बेटा? हो गया? चलो अब आ गई मेरी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, डॉन्स ट्रिक। आनी है ना डॉन्स ट्रिक के लिए सभी बच्चे लोग कह रहे थे ये कुछ एक्सरसाइज देंगे जहाँ पर झटका शॉर्टकट में करवा देंगे चीजों को। अरे भाई शॉर्टकट नहीं समझाता, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब कॉन्सेप्ट समझा ली ना पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस की, अभी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा मैं आपको यहां पर डॉन्स्ट्रिक, दिस इज नथिंग फॉर प्रेडिक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, that will be deposited at cathode and एनोड। अब हम इससे क्या समझेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं डॉन्सर देख के, ये इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, ठीक है? तो पहला आ जाता है एनोड की कंडीशंस। ये ध्यान में देखें बेटा, इसमें दो कंडीशन है। सी इफ द एनायन, अगर जो एनायन है, इफ द एनायन इज नाइट्रेट या सल्फेट, कंडीशन ध्यान से मार्क कर लो बेटा, अगर नाइट्रेट, अगर आपके पास नाइट्रेट या सल्फेट हो, ध्यान से, ठीक है, देन ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस,
पक्का, एकदम पक्का। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ऑब्वियसली वाटर की ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर पीएच गिर जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन करो तो ऑब्वियसली पीएच की वैल्यू, ऑक्सीजन गैस एंड H प्लस आयंस निकलता है बेटा, तो पीएच गिर जाएंगे। ठीक है, पीएच कम होना मतलब ज्यादा एसिडिक होती है बेटा। हालांकि अगर दूसरा कंडीशन ऐसा हो जो सबसे ज्यादा कॉमन सॉल्व से आपको पाया जाएगा, इफ द एनायन इज X माइनस। अब सर ये X माइनस का मतलब क्या? या तो Cl माइनस, या तो Br माइनस, या तो I माइनस, एक्सेप्ट F माइनस। F माइनस क्यों नहीं करता? क्योंकि F माइनस ज्यादा स्टेबिलाइज रहते हैं, ये इजीली डिसोसिएट नहीं होते सॉल्ट से। आयनिक इसके लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ये सॉल्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इज द मेन रीजन कि F माइनस क्यों नहीं लेते। आप लिख भी सकते हो चीज को। ठीक है, तो अगर ये लिया जाए इफ एनायन इज X माइनस, सो द प्रोडक्ट जो आपको कौन सा कलर हो गया, अच्छा जो भी हो, सो द प्रोडक्ट इज X2, मतलब Cl2, Br2, I2 ये लेंगे if concentrated solution। तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हो तो इसमें क्या होंगे? X माइनस के ऑक्सीडेशन होंगे। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? X2। और एल्स वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, और एल्स वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड कब? if dilute solution is present। क्या ये सबका क्लियर है? क्या ये सबका क्लियर है? क्लियर है? लिख आराम से, बहुत आराम से लिखो, और चीजों को एकदम दिमाग में फिट करो बेटा। चीजों को दिमाग में फिट करना सीखो, चीजों को दिमाग में फिट करना सीखो। ठीक है, हो गया? चलो अगला कंडीशन क्या होगा? कैथोड वाली कंडीशन। अब सर कैथोड कंडीशंस क्या है? कैथोड में क्या होता है कि इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई देन इट इज मोर प्रिफर्ड, ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसको ज्यादा नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके दौरान अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज अ कंडीशन व्हिच आई विल ट्राई टू नाउ एक्सप्लेन कि कैथोड में नॉर्मली कौन सा होता है? मेटल। नाउ इफ मेटल फॉर्म्स इन वेरी फेमस चापा कैटेगरी। ये चापा कैटेगरी में क्या है बताता हूं आपको, बहुत बच्चे हंसते हैं इसके ऊपर। चापा, C फॉर कॉपर, H फॉर मर्क्यूरी, A for silver, P for platinum obviously, and A for गोल्ड। तो अगर ये 5 मेटल्स हैं, देख लो, चापा CHAPA, चापा मतलब या तो कॉपर, या तो मर्क्यूरी, या तो सिल्वर, या प्लैटिनम, या गोल्ड। If metal falls in this category, then reduction of metal takes place। तो कोई भी हो यही जीतेंगे। Reduction of the metal will always take place. Keep it in mind. The reduction of always the metal will take place। मतलब metal की reduction होंगे। Or else the product is hydrogen gas। The product is hydrogen gas। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही कंडीशन दे रहा हूं, ये भी नहीं लिखता कि अगर कोई भी आप मेटल उठा रहे हो और वो जो मेटल है वो चापा कैटेगरी में घुसता है, मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, तब आपका उस रिडक्शन ऑफ मेटल का ही होगा। और एल्स नहीं तो अगर रिडक्शन ना हो पाए, अगर चापा कैटेगरी में ना घुसे, तब आपका कौन सा प्रोडक्ट आएगा? हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आपको डाउनस्ट्रीक का। चलो अगर हो सके तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप ध्यान से लिखो। मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स।
हो गई? तो चलो कर लिया होगा शायद, फटाफट 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 फटाफट। हाँ चलो अब ध्यान से देखिए, एक्वस सोडियम सल्फेट है, तो एनोड में कौन आएगा, कैथोड में कौन आएगा, बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट देख के बताता हूँ। ठीक है, तो एनोड में कौन आएंगे, तो एनोड में आप सल्फेट, आप आयन को देखो यहाँ पे सल्फेट आयन, मैंने क्या बताया था रूल, अगर आप भूल चुके हो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर सल्फेट या नाइट्रेट हो तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यह ध्यान में रखें। अच्छा मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये भी आप लिख सकते हो एडिशनली। ठीक है, क्वेश्चन पे आना। हाँ, अब क्योंकि सल्फेट है तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट विल नॉट टेक प्लेस। अच्छा क्यों नहीं होता, अगर पूछे तो मैं बताता हूँ। सल्फेट में सल्फर की चार्ज +6 है बेटा, ये ऑलरेडी इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए ये नहीं हो पाता। बहुत बच्चे पूछते हैं सर नाइट्रेट का क्यों नहीं होता या सल्फेट का क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रेट में नाइट्रोजन की वैल्यू +5 पे है, ऑलरेडी मैक्सिमम पोजीशंस। सल्फेट में सल्फर की +6 है, ऑलरेडी मैक्सिमम पोजीशंस। ठीक है, तो अब एनोड में कौन सा प्रोडक्शन होंगे, ऑक्सीजन गैस, पक्का हो गया। अब कैथोड में कौन आएगा, क्या ये मेटल जो है सोडियम, क्या ये चापा में घुसता है, नहीं, चापा में नहीं घुसा, तो आंसर क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस। खत्म, टाटा गुड बाय। अब पूछोगे सर अगर ये मर्क्यूरी से बना होता, अगर वो मर्क्यूरी से बना होता तब जाके सोडियम बनता, लेकिन बिना मर्क्यूरी का अगर ना बोले, अगर मेंशन ना हो, तो आप वुट पटांग करके हाथ में आप ऐसे मत डालो चीजों को, उंगली मत करो जब तक ना करो, मतलब कोई इश्यूज ना हो। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, जिंक एंड देन सल्फेट। सल्फेट से क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन गैस ही मिलने वाला है। जिंक का क्या मिलने वाला है बेटा, जिंक मेटल। जिंक मेटल नहीं, क्या होगा बोलो, क्या ये चापा में घुसता है, क्या जिंक चापा में घुसते हैं, आप खुद बताइए, चापा में घुसते हैं, नहीं घुसते। अगर चापा में ना घुसा तो आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस। पक्का पक्का रखना। कॉपर सल्फेट, सल्फेट फिर से आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देगा बेटा, यहां पर आपको कॉन्फर्मेशन आ रहा है, सल्फेट से आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन। एंड कॉपर चापा में घुसता है, हाँ घुसता है सर, अगर चापा में घुसता है तो डेफिनेटली योर मेटल विल बी नाउ कॉपर। इज इट क्लियर? ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं एक एक सेकेंड्स में। ठीक है, फिर सिल्वर प्लस नाइट्रेट, ये चापा में घुसता है तो ऑब्वियसली ये सिल्वर आपका मेटल यहां पर मिल जाएगा बेटा। नाइट्रेट का कुछ नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन गैस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? थोड़ा होता है ना मीन। चलो ये कॉपर क्लोराइड, तो क्लोराइड में Cl2 मिलेंगे बेटा। क्यों Cl2 गैस मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर डाइल्यूट ना मेंशन करो तो आपको आंसर क्लोरीन ही आनी है, ये ध्यान में रखा है। एंड कॉपर आपका, कॉपर CuCl2 में कॉपर आपकी क्या है बेटा, चापा कैटेगरी में घुसे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट ओ यार उल्टा करके लिख दिया, सॉरी बच्चों, जगह उल्टा हो गई, आंसर कर दिए जगह उल्टा हो गया था। तो यहाँ क्लोरीन गैस मिलेगा बेटा, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कॉपर। क्लियर? दिस इज हाउ यू यूज योर डाउनस्ट्रीम। अगर आपका क्लियर हो तो बहुत ही आराम से VWD के साथ QED लिख दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये सबसे भयानक सा है, इससे आपके एक कंसेप्ट स्टार्ट होंगे बेटा। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या कभी कभी इसको कहां पर यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अभी क्या है बताता हूं, पहले थोड़ा ड्रैगन ड्रॉ कर दो। तो मान लीजिए बच्चों मेरे पास वही एक टंकी है, ये टंकी बहुत दिन से ड्रॉ कर रहे हैं, काइनेटिक्स में ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा, पक्का है ना? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, कुछ चीजों को आपको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो मैंने ड्रॉ कर दी दो मेटल के रॉड्स, और मैं दोनों ही क्या ले रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी आ जाए बच्चों। ये भी आपका एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है बेटा, और ये भी आपका एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। मैंने यहाँ पर लगा दी प्लस, इधर लगा दी मैंने माइनस। ठीक है, ये लगा दी मैंने बेटा, प्लस माइनस लगा दी। आप खुद बताओ कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है बेटा। ये आपकी पॉजिटिव वाली आपकी एनोड बन जाएंगे, सो दिस इज द कॉपर एनोड। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी कॉपर वाली कैथोड सेक्शंस। क्या सब बच्चा का क्लियर है पूरा यहाँ पर?
ठीक है, नीचे आपने यहां पर किसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किया, एक्वस कॉपर सल्फेट। चलो ध्यान से देखें, इस बार कॉपर सल्फेट ही है लेकिन आपका इलेक्ट्रोड कॉपर बोला है। अब यहां पर बहुत ही ऊट पटांग हालत हुआ है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे देखो याद रखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोडियम को मर्क्यूरी कैथोड के साथ जब बनाया था आंसर्स बदल गए थे। उसी तरह उसी मेटल का अगर सेम इलेक्ट्रोड के साथ करो ना तो आंसर्स बदलना शुरू हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी यहां पर नीचे कौन सा है आपके पास, कॉपर 2+ आयंस है बेटा, और सल्फेट 2- की भी आयंस है। अब होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। What are the possibilities of the reactions at the anode? कैथोड थोड़ा बाद में देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ऑलवेज एनालाइज द एनोड इफ इट्स पॉसिबल, बताया था ना। वीडियो को ध्यान से देखो, चीजों को बहुत डिटेल से लिखा था बेटा। तो ऑलवेज एनालाइज द एनोड। तो अगर आप एनालाइज करेंगे एनोड को तो यहां ध्यान से देखेंगे कि कॉपर है, कॉपर, अच्छा रुको, अब ये जो एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, दिस इज अ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट्स अ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रोड है ना कॉपर का, जो एनोड, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी खुद की भी तो टेंडेंसी है। याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में उसी मेटल को डालते ही वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाते थे, चार्जेस की सेपरेशन हो जाती थी, ईएमएफ जनरेट होता था। तो उसी की तरह यहाँ पर ये खुद का भी एक रिएक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कॉपर 2+ बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो सल्फेट होंगे बेटा, ये भी कोशिश करेंगे अपने आप को S2O8 2- बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट रिएक्शन तो नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं मेन कंसेप्ट आपको आइडियोलॉजी दे रहा हूँ। और वाटर का भी एक रिएक्शन होना चाहिए बेटा, क्योंकि एक्वस कॉपर सल्फेट है तो ऑक्सीजन गैस एंड H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप प्रैक्टिकली देखो, इसकी वैल्यू -2.0 वोल्ट के करीब है, इसकी वैल्यू -1.23 वोल्टेज के करीब है। लेकिन इसकी वैल्यू देखो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है, कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल +2.34 है। तो कॉपर का कितना होगा, कॉपर का होगा 0.34, लेकिन माइनस से। फिर भी होता क्या है, इसमें और इसमें ये सबसे बेस्ट है। मतलब इस बार कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ये वाला रिएक्शन होगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक चीज चेंज होंगे। क्या चीज चेंज होंगे मैं बताता हूं। होगा क्या, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, कुछ ज्यादा नहीं बच्चा, कुछ ज्यादा नहीं बच्चा, क्या होने वाला है। ये तो नॉर्मल था आपका इलेक्ट्रोड, और हाँ यहां था आपके पास, सॉरी यहां मैं गलत कर दिया बेटा, ये लेना चाहिए था। तो यहां था आपकी माइनस चार्ज, यहां थी आपकी प्लस चार्ज। यहां से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड था बेटा, ये आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ चुका है, इट इज गॉन डाउन। वैसे तो वो सख्त लौंदा था बेटा, लेकिन यहां ये पिघल चुका है। क्यों, क्योंकि ये कैथोड एनोड जो आपका कॉपर था, वो रिएक्ट करने के लिए कोशिश स्टार्ट कर दिया। इट हैज स्टार्टेड द रिएक्शन ऑलरेडी। अब यहां बहुत अचंभित हो चुके हैं कि बाहर से कॉपर जो एनोड, ध्यान से देखिए, ये जो कॉपर एनोड है ये अभी रिएक्शन पार्टिसिपेट करने शुरू हो गया, मतलब ये थोड़ा बिगलने लग गया है। बिगलते ही होना क्या है बेटा, जब ये बिगलना शुरू हुआ, मतलब यहां से क्या आयंस आने शुरू हो गए, कॉपर 2+ आयंस आने शुरू हो गए। एंड हमको भी पता है बेटा कि एट द कैथोड व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग टू हैपन, copper 2+ is going to accept the 2 electrons to form the copper solid metal। मतलब अभी यहाँ क्या होगा, ये जो copper 2+ था ये जाके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है बेटा, ये जाके यहाँ पर यहाँ पर जाके अटैच होगा। अटैच होते ही क्या होना शुरू है बेटा, बाहर से थिकनेस आ गई है, बाहर से कॉपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो गया। ध्यान से देखो अभी क्या हुआ है, ये पहले तो येलो वाला जो था वो तो प्योर कॉपर की थी, अभी एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिटेड, दिस इज द एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ कैथोड। तो कैथोड के ऊपर ये डिपॉजिट होना लग गया। ये क्यों हुआ बेटा, क्योंकि कॉपर, देखो कैथोड में कॉपर जाना तय था, ठीक है, उसकी रिडक्शन वगैरह होती, उसके चापा कैटेगरी में घुसते, वो अलग चीज था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। क्यों, कहां से एक्स्ट्रा है, ये बिगड़ने लग गया बेटा।
तो इसीलिए ये ड्रॉप डाउन करने लगा आपका कॉपर 2+, और ये वही कॉपर 2+ था। पुराने से तो कॉपर 2+ और सल्फेट थे ही, लेकिन वो तो वैसे ही पड़े हैं अभी भी, पुराने से ही ओरिजिनली से ही आपके कॉपर सल्फेट नीचे पड़े हैं ही सॉल्यूशंस में। लेकिन हुआ क्या है, इसके अलावा जो मेटल इलेक्ट्रोड था जो कि आपका एनोड था वो पिघलने लग गया कॉपर से। अभी पिघलने लग गया मतलब वहां से कॉपर आयंस लिबरेट होने लग गए बेटा। वो कॉपर आयन जो लिबरेट है वही जाके इधर जाके आपके क्या बोलने वाला हूं मैं, आपका कॉपर के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गए। ऐसे में क्या हुआ कि मास ऑफ द एनोड स्टार्टेड डिक्रीजिंग, है नहीं, बोलो, पिघल रहा है। और इसी के साथ क्या पता चला कि मास ऑफ द कैथोड इज गोइंग टू इंक्रीज। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अगर आपको पूछो कि व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ये तो कांस्टेंट है अभी, ये तो अभी भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना तो कॉपर 2+ रिएक्शन किया जो ओरिजिनली था, ना तो सल्फेट रिएक्शन किया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज कंप्लीटली कांस्टेंट। मतलब नीचे सॉल्यूशन बहुत आराम से चल रहा है, ये तो सिर्फ मीडियम के जैसे बिहेव करने लग गया। तो यही होती है अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर में डाल दो, अगर इलेक्ट्रोड्स कॉपर से बनाए हुए, तो एक यहां से प्रॉब्लम्स शुरू होने हो जाती है, जिससे हम लोग को ये पता चलती है कि आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, बहुत सारी चीजों में आपके बदलाव आती है। तो ये क्लियर है बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रोड एनोड का या कैथोड का दोनों का ही आप कॉपर से डालने के लिए शुरू कर दो, तब याद रखना बेटा वो जो एनोड है वो पिघलने लग जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से कॉपर 2+ आयंस आएंगे। वही कॉपर 2+ आयंस इलेक्ट्रॉन उठा के कैथोड में जाके चिपक जाएंगे, एक्स्ट्रा लेयर बनाएंगे, मोटा हो जाएगा। तो ये मोटू ये पतलू, ये मोटू ये पतलू, ये ध्यान रखना, ठीक। अब एक दूसरी क्वेश्चन भी आती है बेटा कि अगर ये सही है, तो इसमें अगर इंप्योरिटीज रहे, अगर यहां पर इफ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, इफ इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट, देन हमेशा याद रखिए ये इंप्योरिटीज नीचे गिर जाते हैं। और किसके नीचे गिरे हैं? ये एनोड भैया है, ये कैथोड भैया है। ये इंप्योरिटीज क्या मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे? नहीं करेंगे बेटा, ये नीचे इंप्योरिटीज यहीं गिरेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे एनोड मड। सर कैथोड मड का है नहीं, क्योंकि ये कहां के नीचे गिरे हैं बेटा, कहां के नीचे गिरे हैं? एनोड के नीचे गिरे हैं। एनोड से ही इंप्योरिटीज आए हैं, एनोड के नीचे ही गिरे हैं, डायरेक्टली सॉलिडिफाइड फॉर्म। कोई दूसरा इंप्योरिटी, मतलब इंप्योरिटी का मतलब कोई गंदा चीज नहीं है, कोई एनी अदर मेटल लाइक जिंक या लीड या टिन, कोई दूसरा अगर मेटल हो तो वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ कॉपर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। वो बाकी दूसरे जो आयंस होंगे मेटल के वो सीधा नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो एनोड के नीचे गिरे हैं बेटा, इसीलिए उसको नाम दिया गया है एनोड मड। क्या सारे बच्चे क्लियर है? क्या सारे बच्चे क्लियर है? पक्का पक्का पूरा क्लियर? चलो ले लो बेटा, पक्का ठीक से लेना, क्लियरिटी रखना बेटा, कैसे भी हालत में क्लियरिटी रखना ही है। ठीक है, पूरी क्लियर? चल आगे बढ़ते। अब एस्टिमेशन फॉर्मूला फॉर थिकनेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इट्स ओनली फॉर जेई मेंस या एडवांस के लिए, ये नीट वालों के लिए नहीं है, जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के लिए बेटा। तो ध्यान से देखते हैं इसमें मतलब क्या है। देखो जो थिकनेस हो रहा है, जैसे मैं बात दिखाता हूं अभी, ये जो मेटल है इसके ऊपर कुछ थिकनेस आ रहा है ना, इसके ऊपर तो कुछ चीज ऐसे चिपक गए हैं। सो दे नाउ मैन आस्क यू एंड दे हैव आल्सो आई थिंक आस्क्ड इन सम क्वेश्चंस कि इसकी थिकनेस कितनी है, सॉरी इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, ये थिकनेस कितनी है, इसको मैं x ले लेता हूं। So let x be the thickness. Let x be the thickness. अभी आप कैसे निकालोगे? अभी आप थिकनेस का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब दिखा दो बेटा, देखो हमको बताया बच्चा कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T बाई 96500। करेक्ट, ये तो आपकी फैराडेज फर्स्ट लॉ से थी ना। दिस इज फ्रॉम विच लॉ? फैराडेज फर्स्ट लॉ बेटा। This is from Faraday's first law. तो Faraday's first law से आपको क्या पता चला कि the mass deposited is nothing but Z into I into T by 96500 होता था, खत्म हो गया।
अच्छा, अपन को एक और चीज पता है कि whenever you are using, आपका एक सोल्यूशन का एक डेंसिटी भी होता है. So let D be the density. एंड डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ यू मल्टीप्लाई डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को क्या मिलेगा? आपका मास. ये मास और ये मास आर कंप्लीटली इक्वल. करेक्ट. जो मास डिपॉजिट होगा वही मास आपके एक्चुअली सॉल्यूशन के डेंसिटी से ही कैलकुलेट होंगे. तो इसके रीजन आपको क्या मिलता है कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T by 96500. That will be W equals to, मैं W ही लिखता हूं M के जगह पर, नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये आप दोनों का इक्वालिटीज है. These are equal in value. और अगर इक्वल है बेटा, अगर इक्वल है तो यहां से क्या पता चलेगा कि these two are equal. तो Z इंटू I इंटू T by 96500 equals to डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अच्छा, वॉल्यूम के जगह पर आप क्या लिख सकते हो बेटा? कैन आई राइट एरिया इनटू थिकनेस? यस आई कैन. अच्छा, थिकनेस की वैल्यू तो क्या लिखेंगे? x लिखेंगे ना. हाँ, x लिख लिया. अब आप x को कैलकुलेट कर सकते हो. z इंटू I इंटू टाइम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 96500. ये है आपकी एक्सप्रेशन फॉर थिकनेस. इज इट क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थिकनेस. Expression for thickness of the metal deposited. जो मेटल डिपॉजिट होगा उसकी कितनी थिकनेस बढ़ सकती है, कितना मोटा बन सकता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. मैंने सब कुछ बता दिया. थिकनेस ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड. ठीक है? पक्का पक्का पक्का, पूरा क्लियर? चलो लिख लो. देखो, चीजें तो सब कुछ बता रहा हूं, आपको खाली पढ़ना है बेटा. कुछ गलत लिखा है क्या? तो मैंने यहां पर एक चीज गलत लिख दी बेटा. यहां Z नहीं होगा, Z नहीं होगा, यहां भी Z नहीं होगा, यहां हो जाएंगे F. मैं थोड़ा गलत लिखा हूं, सॉरी, E हो जाएंगे. E, ये E, और यहां पर भी E आ जाएगा. ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दी. हाँ, ये भी गलत है. Z Q होता है, लेकिन वो E by F हो जाएंगे अगर आप लिखना चाहते हो. ठीक है, सॉरी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन. अब ये भी एक महान विशाल टॉपिक है बेटा, लेकिन विशाल टॉपिक को इजी बनाने में हमारी सबसे ज्यादा मेहनत लगती है. तो पहला चीज, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूटते हैं? तो H2SO4 ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म H+ एंड HSO4-. इस केस में 100% डिसोसिएशन होता है. मतलब जितना भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो ना, ये पहला कंप्लीटली डिसोसिएट ही करता है. दिस इज स्टेप नंबर 1. एंड दूसरा जो होता है HSO4-. हम सबको पता है, हम लोग क्या लिखते हैं जानते हो? सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2H+ एंड सल्फेट. ये गलत है बेटा, ये टोटल रिएक्शन है. इंडिविजुअली देखो, पहले H2SO4 एक H+ निकालता है और HSO4- बनता है उसके साथ. वही HSO4- फिर से एक H+ लूज करेगा बेटा, और यहां पर एक्स्ट्रा क्या आयन बन जाएंगे? क्या आयन बन जाएंगे? सल्फेट आयन. सो दिस इज लेस देन 100% डिसोसिएटेड. तो अगर बच्चा पूछे मुझे, सर ये 100% से क्यों डिसोसिएट कम हुआ? डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब निकालना. डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट H+ फ्रॉम एन एनायन. एक एनायन से बच्चा H+ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है बेटा. एक H+ एनायन से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए सेकंड वाला डिसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है. ये बैकग्राउंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर है? पूरा क्लियर है? पहले ये तो लिख लो. गर्मी भी बहुत है बेटा, फैन वगैरह नहीं है ना, इसमें वही दिक्कत हो जाती है. हो गया? तो अभी हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ले रहे हैं. So when you are taking for dilute solutions, उसमें आप सबको पता है एक होगा कैथोड का रिएक्शन. अब कैथोड में H+ आयंस जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. सॉरी बेटा, ओके. तो कैथोड में कंपटीशन होगा. वाटर भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस और OH- बना सकता है बेटा, और उसी तरह
हाइड्रोजन प्लस भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना सकता है। इसकी है 0 वोल्ट, इसकी है -0.83 वोल्ट। अभी कौन सा बेटर है बताओ, तुम ही बताओ, बहुत देर से बता रहा हूं कौन सा बेटर है। ये बेटर है, 0 वोल्ट इज ऑलवेज बेटर। सो वी प्रीफर दिस रिएक्शन एट द कैथोड, प्रीफर्ड एज SRP for H plus is greater than SRP of water, pure H plus। तो ये H plus कहां से आया? ये H plus is coming from, this H plus is coming from सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से जो H plus मिलता है वही H plus इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। और वो जो H plus की SRP की वैल्यू है वो 0 वोल्ट है बेटा, लेकिन वाटर अगर एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन और कैथोड में रिडक्शन करे तो ये पक्का है बेटा बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो देख लो, पहला वाला एक ही स्टेप, एक स्टेप कर रहे हैं ना, चीजों को तो हम लोग जिंदगी में यूज नहीं करेंगे कुछ गलती की तरह। ठीक है, ओके। अब एट एनोड, एनोड में तो बच्चा ये तो आपको पूरा क्लियरिटी रहना चाहिए कि सल्फेट इट इज ऑलरेडी इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बताया था मैंने चापा की कैटेगरीज में हम लोग जब पढ़े थे रिडक्शन मेटल्स के, तो एनोड में कंडीशन बताया कि अगर नाइट्रेट और सल्फेट हो तब तो याद रखना है बेटा, कुछ भी करके आपको ऑक्सीजन गैस ही निकालनी है, वाटर की ऑक्सीडेशन होगी। सो वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस। दिस इज मोर प्रिफर्ड, दिस इज प्रिफर्ड। सो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट्स एट एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा? एनोड में होगा आपका ऑक्सीजन गैस, H प्लस आयंस मिलेंगे, मतलब pH की वैल्यू आपके कम हो रहे हैं। और कैथोड में आपको क्या मिलने वाला है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ये बबलिंग होगा, ये भी बबलिंग होगा, ऑक्सीजन गैस एंड pH विल बी डाउन। फर्स्ट पॉइंट इज इट क्लियर? लो चार्ज डेंसिटी केसेस में आपके हमेशा यही मिलेंगे। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है बेटा, क्या यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है? नहीं, नो इलेक्ट्रोलाइसिस, नो इलेक्ट्रोलाइसिस एज प्योर आयंस ऑफ H2SO4 did not undergo electrolysis, did not undergo electrolysis। Is it clear? पूरा क्लियर है बेटा? तो लिख लो आराम से, चीजों को पढ़े डिटेल्स में, पूरा कंसेप्शन रखे, कोई नहीं बीट कर सकता। हो गया? पक्का? डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन केसेस। देखो मैंने आज बताया था, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बेटा, आपको अभी भी बहुत सारे स्लाइड्स वगैरह हम लोग करने जा रहे हैं, तो चीजों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़े। हम शॉर्टकट्स नहीं करेंगे बेटा, शॉर्टकट्स अभिषेक बरुआ के साथ, डॉन सर के साथ नहीं होगा, अंतिम तक नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको कंसाइज कर सकता हूँ चीजों को, लेकिन शॉर्टकट नहीं बना सकता। क्यों? शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, आपको पूरा ज्ञान रखना ही चाहिए। बोर्ड में 90+ भी बनाने के लिए जितना भी कोर्स के कंटेंट चाहिए मैं दे रहा हूं, आप पढ़ो खाली। ठीक है, सो व्हाट्स हैपनिंग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और अ हाई चार्ज डेंसिटी केस। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो बेटा, अभी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपको पता है कि वो H प्लस और HSO4- काम करना शुरू कर दिया है, और HSO4- दूसरे रिएक्शन में H प्लस और SO4 बनाता था, इतना तो आपको पता है बेटा। ठीक है, ये दोनों तो आपके कॉमन मोस्ट पॉइंट है। अभी इसके साथ वाटर भी अपना डिसोसिएशन करता है, लेकिन यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम साइन दे दी। क्यों इक्विलिब्रियम दी? बिकॉज इट्स डिसोसिएशन इज वेरी लेस, इट्स डिसोसिएशन इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा कम है बेटा, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है वाटर की, इसलिए हम लोगों ने यहां पर इक्विलिब्रियम साइन दे दिया। H प्लस और OH- बनाता तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वीक है। So this time what's going to happen? Let's see what's going to happen at the anode. तो एनोड में होगा क्या? ये जो आयन है इस बार इसकी कंसंट्रेशन देखो, पहला वाला दिस इज डिफिकल्ट, बताया था थोड़ी देर पहले, बट दिस इज इजी बेटा, ये बहुत इजी होंगे, जिसके कारण
HSO4 माइनस जो होंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स में 2 HSO4 लिख देता हूं, यहां H2S2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ये होगा आपका रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होने वाला है ये कौन सा चीज है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे मार्शल्स एसिड। दिस इज कॉल्ड एज द मार्शल्स एसिड कोई कोई बुक्स में, और पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एक नाम आप उठाओ, कोई भी केसेस में उठाओ, आपको ये चीज मैं पूरा करके ही दूंगा, ठीक है। तो मार्शल्स एसिड और पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये होगा आपका एनोड वाला रिएक्शन। कैथोड में कौन सा होगा बेटा, अब कैथोड में कौन सा रिएक्शन होने वाला है, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, बच्चा हाइड्रोजन गैस बना के खूब जंपिंग जपांग कर रहा है क्योंकि डॉन सर ने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। चलो लिखो आराम से, ऐसे मजाक कर रहे हो, काम तो वही है। तो यहां पर आपके पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड्स या मार्शल्स एसिड प्रिपेयर होने लग गए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, हालांकि उतना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देता हूं। हो गया, अच्छा सुनो, तो अभी प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो अगर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखना चाहते हो तो एनोड में कौन बनेगा इस बार और कैथोड में कौन बनेगा, लिखते हैं। कैथोड में आपके बनने वाले हैं हाइड्रोजन गैस, और एनोड में क्या होने वाले हैं H2S2O8, and here in this case equivalence of H2S2O8 will always be equals to equivalence of hydrogen gas, ठीक है। ये आपकी पक्की होनी है, ठीक है, ये आपकी होनी ही होनी है, इसको आपको पेपर में एनी टाइम रेडी रहना चाहिए। लेकिन एक बात, एक छोटा सा पॉइंट, एक एक्सेप्शन पॉइंट, व्हाट इफ sulfuric acid gets finished, what will happen, क्या होगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाता है, then water starts its reaction at anode। मतलब अगर ऐसा हुआ बेटा जिंदगी में, ये पूछा जाए कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन इतनी है कि वो खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं होगा। व्हाट विल हैपन, देन वाटर विल स्टार्ट इट्स रिएक्शन एट द एनोड, और अगर ये हुआ देन इफ इट स्टार्ट्स द रिएक्शन देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के होने के बाद आपका होगा क्या, सो वाटर अपना रिएक्शन शुरू कर देगा, इट विल गिव यू ऑक्सीजन गैस along with the presence of H plus and electrons, then what will be the products, न्यू प्रोडक्ट्स विल बी, एनोड में कौन आएंगे, एनोड में आपका H2S2O8 तो आएगा ही, पिछले वाले केस में हमको मिला ही था बेटा, H2S2O8 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन गैस, और कैथोड में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। इन दैट पर्टिकुलर conditions something strange will happen, is equivalent of hydrogen will be equals to equivalent of H2S2O8 plus equivalence of oxygen gas. This is another big important discovery done. बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप एकदम गलती ना करें कि अगर आपको सिर्फ पूछा गया है कि फर्स्ट इंस्टेंट, दिस इज द फर्स्ट केस, इज द फर्स्ट सिचुएशन, इट इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पर नॉर्मली आपके प्रोडक्ट्स होंगे, और ये होंगे सेकेंड सिचुएशन। ये सिचुएशन कब स्टार्ट होगा बेटा, जब सल्फ्यूरिक एसिड अपना पूरा अमाउंट खत्म कर दे, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका खत्म हो चुका है, तब जाके अगर आगे बढ़े तो दूसरा वाटर का रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तब जाके आपकी इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू H2S2O8 जो था, उस H2S2O8 मतलब जो मार्शल एसिड है उसके साथ आपका ऑक्सीजन गैस भी ऐड हो जाएगा। क्लियर, लिख लो बेटा, लिख लो। हो गया, चलो आज का शायद अंतिम टॉपिक है, ये है आपके कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ दिस इज अ थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहां पर
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत धुंधलापन आपको दिखाई दिया होगा। दिस इज प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग नाउ। तो पहले तो मैं बताता हूं होता क्या है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आप ऐसे लिख सकते हो मेटल कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स, मेटल कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स, मेटल कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स। तो जब मेटल कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहें, वैसे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। होता क्या है, ध्यान से देखते हैं। एक मेटल ले लेते हैं, एक ये कार्बोक्सिलेट आयन है CH3COO-, और यहां पर मैंने ले ली, मान लीजिए पोटेशियम प्लस ले ली, ठीक है। अब इसमें से आप सबको पता है ये वाला चीज कैथोड में कंपटीशन में आएगा, कैथोड कंपटीशन किसके साथ, विथ वाटर के साथ कंपटीशन में आ जाएगा। एंड दिस वन इज एनोड कंपटीटर विथ वाटर, ये कंपटीशन में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका कंपटीशन क्या होगा, ठीक है। कंपटीशंस में होंगे क्या, एट अ कैथोड व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, कैथोड में आपके कुछ होंगे नहीं, K+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और K बनेंगे, लेकिन वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस NOH- बनाएगा। अब यहां पर है -2.9 वोल्ट के करीब और ये है -0.83 वोल्ट के करीब। आप बताओ बेटा ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, ये पक्का। तो इसके बाद अभी क्या होने वाला है बेटा, एट दी एनोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये भी चेक कर लेते हैं। तो CH3COO- ये कंपटीशन जीत जाता है बेटा वाटर के साथ। इसकी -0.75 के वोल्टेज के करीब है, तो ये जीतेंगे। अब पहले सिचुएशन में क्या करेगा, ये एसिटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये एक चीज बना रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। दिस इज ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मैं लिख देता हूं बेटा, इट्स अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ऐसा चीज जो रिएक्शन में कुछ देर के लिए तो रहे लेकिन हमेशा नहीं रहे, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये जो CH3COO फ्री रेडिकल आएगा ना बेटा, ये रेडिकल्स आपको क्या करेंगे, यहां से इट विल लूज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशंस, दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशंस। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चला गया और अंत में जो बचा था फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड एज योर मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फ्री रेडिकल। ये भैया क्या करेंगे, ये एक मिथाइल फ्री रेडिकल एक दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होंगे और कौन सा गैस बना देंगे, C2H6। दिस इज योर इथेन गैस। इन अदर वर्ड्स इट्स एन एल्केन दैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चा, तो ये पूरा क्लैरिटी से रखें, आपका रिएक्शन ऐसे ही होने वाला है। सो अगर आपके पास दो एसिटेट्स हो तो यहां से क्या क्या निकलेगा बेटा, आपको एक C2H6 मिलेंगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिलेगा। तो थोड़ा चीजों को क्लियर कर ले बेटा, दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दो इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है, दो नेगेटिव चार्जेस, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे ही ना बेटा, ऑब्वियसली इज गोइंग टू गेट दिस। नाउ टेक्निकली ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक जंग छिड़ सकता है। व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर दिस, व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर इथेन, पूछ सकते हैं बेटा। तो दो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोफिशिएंट 1, सो नंबर ऑफ एन फैक्टर फॉर इथेन हम लोग क्या करेंगे, टोटल एन फैक्टर बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C2H6, मतलब कोफिशिएंट कितनी है। अब टोटल एन फैक्टर 2 है, इसकी कोफिशिएंट है 1, तो इसकी एन फैक्टर हो जाएंगे 1, सॉरी 2/1 को 1 लिख रहा, देखो क्या हो गया है। नेक्स्ट इसके एन फैक्टर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो टोटल एन फैक्टर कितना होगा 2, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 2, इसकी एन फैक्टर कितनी है 1। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ योर कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। सो बच्चों ये क्लास यहीं तक सीमित था, यहां पर हमारे फेरेडेज इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा खत्म हो चुका है। अगले हमारे साथ मैक्सिमम 2 लेक्चर्स होंगे बेटा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में ही स्टार्ट होंगे, मोस्ट प्रोबब्ली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे, एंड वेडनेसडे से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करेंगे।
तो टेक्निकली भी रेडी, नया अध्याय खुलेगा महाभारत का। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ज़बरदस्त, जिंदाबाद रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो और ज्ञान की भूमि को हमेशा अपने ज़िंदगी में अर्पण करते रहो। ऊपर हमेशा जाना है, नीचे कभी नहीं जाना है। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बॉन्ड वेट डाउन। थैंक यू।